नमस्कार, स्वागत है आप सबका एग्जाम एक्सप्रेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे नया वाला जो एडिटोरियल करंट अफेयर है उससे उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, प्रश्न उत्तर को, जो आने वाले सभी एग्जाम के बारे में बेहद इम्पोर्टेंट रहेगा। तो शुरू करते हैं, जो कि 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 का जो नया वाला करंट अफेयर है उसी बुक से। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को हमने पढ़ा, चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और 40 दिनों के बाद 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग हुआ। दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 का कुल बजट था 915 करोड़, कुल वजन था 3900 करोड़, ठीक है, 3900 केजी, माफ कीजिएगा, 3900 केजी। चंद्रयान 3 में कुल कितने पेलोड लगे हुए थे? 2 + 2 4। और कितने मॉडल थे? 3 मॉडल थे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे, चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को PSLV एक्सेल CII द्वारा, और चंद्रयान मिशन 2 को जो लॉन्च किया गया था 2 जुलाई 2019 को GSLV MK3 द्वारा, ठीक है। और हाल ही में चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया, कौन सा व्हीकल? LV M3 M4 के द्वारा। बात करते हैं आदित्य L1 जो भारत का पहला सौर मिशन है, ठीक है। और बात करें कि आदित्य L1 के जो मिशन डायरेक्टर है कौन है? मिशन डायरेक्टर जो है वो बीजू SR हैं और प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगर साजी है, ठीक है। और बता दें कि आपको पॉइंट L1 जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर पर अवस्थित है, जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है? समतुल्य हो जाता है, बराबर हो जाता है। आदित्य L1 को लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को, और वो जो पहुंचेगा 125 दिनों के बाद पहुंचेगा, ठीक है। अभी जो L1 L2 L3 L4 L5 है, इसका नामकरण इटली के वैज्ञानिक क्या है? लुइस लैंग्रेज ने किया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे हम लोग वर्ष 2023 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, तो बताइएगा, ध्यान दीजिएगा और प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? सौरभ गांगुली। SBI के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं MS धोनी। गरुड़ एरो स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी। त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली। मोबिल के ब्रांड एम्बेसडर मोबिल ऋतिक रोशन। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन बने हैं सचिन तेंदुलकर। चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राजकुमार राव। दोनों 2 बात है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ICC विश्व कप के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, हाँ, अगर बोलेंगे कि ICC विश्व कप के ग्लोबल एम्बेसडर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, और ICC विश्व के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो शाहरुख खान। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राव द्रविड़। ब्रेंगलर के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर मिंत्रा। प्यूमा इंडिया के हरमनप्रीत कौर। हुंडई मोटर इंडिया के यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह, ठीक है, ठाकुर। पेप्सिको इंडिया का सिंह। यूनिसेफ इंडिया के राजदूत आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ इंडिया के ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर निखत जैन। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी। बाइजूल के ब्रांड एम्बेसडर लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना को। हाल ही में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को। और गोल्डन बूट अवार्ड एम्बाप्पे को। कहां के खिलाड़ी हैं? फ्रांस के। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्रा के ब्रांड एम्बेसडर दीपा मल्लिक। दीपा मल्लिक का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है, ठीक है। एक है साक्षी मल्लिक, एक साक्षी कुमारी। तो साक्षी मल्लिक का संबंध किस खेल से? कुश्ती से। और साक्षी कुमारी का संबंध कबड्डी से, याद रखिएगा। एक रोनाल्डो सिंह, तो वो जो रोनाल्डो है एक फुटबॉलर है, रोनाल्डो सिंह साइकिलिस्ट है, ठीक है। हमने बता दिया कि ब्रांड एम्बेसडर वर्ष 2023 में जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने थे उसके बारे में बताइए कि गगनयान को लॉन्च करने की अपेक्षित तिथि क्या है? 2024, ठीक है। गगनयान 2 का भी 2024। निसार किन दो संगठनों का संयुक्त योजना है? इसरो और नासा। इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में। इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं S सोमनाथन। और नासा का हेडक्वार्टर कहां है? वाशिंगटन DC। गगनयान 3 को प्रक्षेपित करने का कब तिथि है? 2024 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे कि वर्ष 2023 में विभिन्न ऑपरेशन चलाए गए। तो बताइएगा कि बिहार सरकार ने शराबबंदी के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन प्रहार। शराबबंदी को अवैध घोषित किया गया किस अनुच्छेद द्वारा?
अनुच्छेद 47 द्वारा 47 द्वारा गौ वध हत्या को प्रतिबंधित किया गया अनुच्छेद 48 के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेशन अजय। 3 चीज याद कर लीजिए कि जो इजराइल हमास युद्ध हुआ है उसमें हमास द्वारा कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑल हक्सा, ठीक है, और इजराइल द्वारा ऑपरेशन व्हाइट स्क्वाड्रन और भारत द्वारा ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन विजय का प्रयोग भारत ने कब किया था? 1999 में, 1999। ऑपरेशन चक्र 2 किसके द्वारा चलाया गया? सीबीआई द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? साइबर अपराध को रोकने के लिए। ऑपरेशन बॉर्डर स्क्वाड का शुरू किसने किया है? आईबी चलाया है। हाँ, बताइए ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध किससे है? कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। किस लिए? यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गौ हत्या को आदि को कम करने। ऑपरेशन करुणा का संबंध म्यांमार में फंसे लोगों के लिए क्या है? ऑपरेशन करुणा जो है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है। म्यांमार में चक्रवात आया था मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। ऑपरेशन दोस्त सीरिया में फंसे हुए लोगों के लिए लड़ने के लिए। ऑपरेशन सूडान, ऑपरेशन कावेरी का संबंध सूडान में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन गरुड़ का संबंध किससे है? ऑपरेशन गरुड़ को शुरू किया गया सीबीआई और एनसीबी द्वारा। ठीक है, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क को रोकने के लिए। ऑपरेशन मेघ चक्र भी सीबीआई द्वारा लाया गया था। ठीक है, क्या है? बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए। ऑपरेशन मिशन अमानत किसने शुरू किया? ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया। किस लिए? रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को वापसी के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध किसने शुरू किया? आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे टिकट कालाबाजारी को रोकने के लिए। ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन विवाद में फंसे यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन गंगा कब शुरू किया गया था? 26 फरवरी 2022 को। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ऑपरेशन दोस्त कब शुरू किया गया था? ये भी है 6 फरवरी 2023 को। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं आपको वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले विभिन्न देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान के बारे में। मैं आपको सम्मान बोलूंगा, आपको पहचान करना है कि किस देश द्वारा दिया गया था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड ग्रीस द्वारा दिया गया, बहुत अच्छा। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला गया किसको? पीएम मोदी को। ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड सम्मानित किया गया कहां का? मिस्र या इजिप्ट का। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पपुआ न्यू गिनी का। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी का। ठीक है, अब बता दें कि पिछले 9 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के विभिन्न 15 देशों द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया गया। अब बात करते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। बताइए कि फिलहाल में बिहार में कुल बाघों की संख्या कितनी है? 14 या 54? सर्वाधिक बाघ की संख्या किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। बोले सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? बनावरण मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य? अरुणाचल प्रदेश भाई साहब, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बताइए कि हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। तो बता दें कि भारत के प्रमुख पदाधिकारी हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं, आप लोग सुनिएगा, बताइएगा। हाल ही में रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? रवि सिन्हा। रॉ बोले तो रिसर्च एंड लाइसेंस विंग। सीबीआई के प्रमुख प्रवीण सूद। आईबी के प्रमुख पवन कुमार डेका, बहुत बढ़िया। भारतीय रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला सीईओ और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जया मामा सिन्हा को। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर कौन है फिलहाल में? शशिकांत दास। कैमरे नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के गवर्नर है। मतलब बताइएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हाल ही में कौन है? आर वेंकट रमनी। कैमे हैं? 16 में। इससे पहले कौन थे? के वेणुगोपाल 15 में थे। और बता दें कि हाल ही में नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कैमा क्रम है उनका? 14वां क्रम। याद रखिएगा कि हमारे भारत के राष्ट्रपति का क्रम 15वां, भारत के प्रधानमंत्री का क्रम 15वां, भारत के उपराष्ट्रपति का क्रम 14वां। रहे कि भारत के उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ हैं
है ना, धनखड़, उनका संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। राष्ट्रपति चुनाव में उनका विपक्षी उम्मीदवार कौन था? मार्गरेट एरवा, जो यूपीए से थे, और जगदीश धनखड़ एनडीए से थे। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा। ठीक है। या बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली महिला राष्ट्रपति हैं और सबसे युवा राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है। ऐसे महिला के तौर पर दूसरी महिला राष्ट्रपति, लेकिन प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कैमी लोकसभा अध्यक्ष चल रही है? 17वीं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कैमी लोकसभा के थे? और 16वीं के थे सुमित्रा महाजन। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी के अध्यक्ष कौन है? ठीक है। बताइएगा कि हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। हाँ। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। ठीक है। बताइए कि इसरो के अध्यक्ष हाल ही में सोमनाथ, उनका क्रम क्या में है? 10वां है। बताइए कि हाल ही में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़, जो उनका क्रम क्या में है? 50वां। याद रखिएगा कि इन्हीं के दादा थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल के रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। सबसे कम कार्यकाल के रहने वाले मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह। ठीक है। सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल। सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री कितना कार्यकाल था? 13 दिन का। ठीक है। बताइए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है हाल ही में? अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ध्यान दीजिए कि हाल ही में कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियां और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां की गई हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि बीसीसीआई के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? रोजर बिन्नी। ठीक है। अब भारतीय टीम के कोच अभी हाल ही में कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। ठीक है। बताइए कि भारत की ओर से G20 के शेरपा कौन बने थे? अमिताभ कांत। ठीक है। बोले कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली पीटी उषा। नीता अंबानी जो है ओलंपिक सब की एक सदस्य है, मेंबर के रूप में है। ठीक है। बताइए कि हाल ही में एयर इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर हैं। कौन है? बताइए कि अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनने वाली महिला कौन है? नुसरत चौधरी, जो भारतीय मूल की है। ठीक है। बताइए कि हाल ही में सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, बता चुका है। बताइए कि रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक आरपीएफ के जो डायरेक्टर हैं हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव को। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी। बता दें कि अखिल भारतीय सेवा का सृजन अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के पास होता है, और संघ लोक सेवा आयोग का सृजन अनुच्छेद 315 के तहत, है ना, संसद के पास होता है। ठीक है। बीपीएससी नहीं बात, यूपीएससी की बात की। अखिल भारतीय सेवाओं जो पहले था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, आजादी के बाद उसका नाम कर दिया गया अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है। उसी में आ गया आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। तो इन तीनों पोस्ट का जो प्राधिकार है राज्यसभा के पास होता है अनुच्छेद 312 के तहत। लेकिन बात करेगा संघीय लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका कार्यभार संसद को होता है। इसलिए अखिल भारतीय सेवाएं अपना प्रतिवेदन देगा राज्यसभा को, और यूपीएससी अपना प्रतिवेदन देगा संसद को या राष्ट्रपति को। ठीक ना। बताइए कि चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ देश हैं, उसके आप लोग राजधानी बताइएगा और उसका मुद्रा बताइएगा। सबसे आसान, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, उसका मुद्रा है टक्का। ठीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। कंबोडिया का राजधानी नोम पेन, उसकी मुद्रा है रियल। तुर्की की राजधानी पूछा गया, तुर्की की राजधानी अंकारा, उसका मुद्रा है लीरा। नेपाल का राजधानी काठमांडू, और उसका रुपया है मुद्रा नेपाली रुपया। बता दिए। मलेशिया का राजधानी कुआलालंपुर। ठीक है। कतर का राजधानी दोहा। मालदीव का
माले, बहुत बढ़िया। पाकिस्तान का इस्लामाबाद। बताइए कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन। फिनलैंड का हेलेंस्की, हेलेंस्की का मुद्रा है यूरो। स्पेन का राजधानी मैड्रिड, मुद्रा है यूरो। बताइए कि इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो, मुद्रा है डॉलर। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, राजधानी है पेसो, मुद्रा है पेसो। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मैसबी और मुद्रा है कीना। फिजी की राजधानी शुवा, मुद्रा है डॉलर। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, मुद्रा है डॉलर। बोले बताइए कि जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, मुद्रा है डॉलर। केन्या की राजधानी नैरोबी और मुद्रा है शिलिंग। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताइए कि ये किसी भी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023 में विभिन्न उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, तो आपको मैं प्रोडक्ट बोलूंगा, आपको पहचान करना है कि किस राज्य का है। बताइए कि हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? मरचा चावल, जो किस राज्य से संबंधित है? हाँ, पश्चिमी चंपारण। बिहार के जिला पश्चिमी चंपारण से संबंधित है मरचा चावल, जिसको हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। बताइए कि नगरी दुबराज चावल किस राज्य का है जो जिसको जीआई टैग मिला है? नगरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। बताइए कि हैंडलूम साड़ी किस राज्य का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है? हैंडलूम साड़ी मध्य प्रदेश का है। ठीक है। बसोली पेंटिंग किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर का। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश। याद रखिए, कांगड़ा चाय को भारत का जीआई तो मिला ही है और यूरोपियन जीआई टैग मिला है। कांगड़ा चाय जो है यूरोपियन संघ द्वारा प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद है। बनारसी पान कहाँ का है? यूपी। रामनगर भंटा यूपी। हाथरस हिंग यूपी। आदमचीनी चावल यूपी। अलीगढ़ का ताला यूपी। प्रतापगढ़ का आंवला बखीरा ब्रासवेर यूपी। नगीरा लकड़ी शिल्प यूपी। जलेसर धातु शिल्प यूपी का ही है। बताइए कि काशी इसाद आम किस राज्य का है? काशी इसाद आम कर्नाटक का है और लंगड़ा आम यूपी का है। बताइए कि बीकानेर का उस्त कला शिल्प किस राजस्थान का है? ये तो पता पकड़ लीजिएगा। बताइएगा कि सलेम सागो यानी साबूदाना का एक प्रकार है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। काला जीरा चावल हाँ उड़ीसा का है। ठीक है। काला घोड़ा महोत्सव बोलेगा तो मुंबई और काला जीरा चावल बोलेगा तो उड़ीसा। ठीक है। बताइए कि तांगसा वस्त्र को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ, इस कौन से राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है। पश्मीना शिल्प किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर। बताइए कि खामती चावल किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। बताइए कि हाँ चेदीबुट्टी साड़ी का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु का है। कंबन पनीर का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। ऊटी बर्फी का संबंध तमिलनाडु का है। तो आप लोग सब लोग जान चुके हैं, इसको याद रखना है। उज्जैन का बांटिक प्रिंट हाल ही में इसको जीआई टैग मिला है, मध्य प्रदेश का है। गोंड पेंटिक मध्य प्रदेश का है। शराबती गेहूं एमपी का है। रीवा सुंदरजा आम किस राज्य का है? हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश का है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको वर्ष 2023 के प्रमुख सैन्य अभ्यास। मैं आपको सैन्य अभ्यास बताऊंगा, आपको बताना है कि किस भारत और किस राज्य के बीच, किस देश के बीच हुआ है। बताइएगा सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत और नेपाल के बीच कहां आयोजित किया गया? उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला में। ब्रज प्रहार अमेरिका से भारत और अमेरिका के बीच। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच। मित्र शक्ति इंडोनेशिया हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। हाँ। काजिंद कजाकिस्तान। हरमऊ शक्ति मलेशिया। संप्रीति बांग्लादेश। ठीक है। वरुण फ्रांस। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर। आप कुछ इसमें आप प्रोनाउंसिएशन के आधार पर पकड़ सकते हैं। ठीक है। जायद तलवार यूएई के पास, भारत और यूएई की। जी मिक्स जापान। नोमैटिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच है ना। एक्विबेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच, बहुत बढ़िया। एकथा अभ्यास मालदीव के पास। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया भारत और इंडोनेशिया के बीच, वेरी गुड। अल मोहम्मद अल हिंदी
सऊदी अरब के बाद। कॉर्पोरेट, हाल ही में कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का 35वां संस्करण लाया गया भारत और थाईलैंड के बीच। कोप इंडिया, भारत और अमेरिका। टाइगर ट्रम्प, अमेरिका। अजय वॉरियर, ब्रिटेन। स्लिनेक्स, श्रीलंका। अफिंडेक्स, अफ्रीका। कोंकण, ब्रिटेन। वेरी गुड। कोबरा वॉरियर, ये बहुपक्षीय था, ठीक है। फ्रिंजेक्स, फ्रांस। बोल कुरुक्षेत्र, सिंगापुर। सैन्योमेत्री, जापान। याद रखिएगा एक मित्र शक्ति या सैन्योमेत्री, तो सैन्योमेत्री जापान हो जाएगा। मित्र शक्ति श्रीलंका ना होगा जी। मित्र शक्ति श्रीलंका, हाँ। बोंगो सागर जो है बांग्लादेश। धर्म गार्जियन, जापान। दार्शनिक, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद में। साइक्लोन 1 युद्धाभ्यास किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच। वीर गार्जियन, जापान। वरुण, फ्रांस। तो ये था आपका प्रमुख युद्धाभ्यास। अब बताइएगा विश्व फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। विश्व फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 161वां है। बोले है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है, 40वां है, ठीक ना। बोले है कि हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 111वां है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 126 है। बोले है कि आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? 127 है, ठीक ना। जारी करता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ठीक ना। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान, सुनिएगा, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान 132 है। स्कोर है 0.6, ठीक ना। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान, गुड गवर्नर इंडेक्स में भारत का स्थान 57, पहला स्थान पर है सिंगापुर। हेनले पासवर्ड इंडेक्स में पहला स्थान सिंगापुर, भारत का स्थान 80वां है, 80। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 13 है, प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा है, पहला स्थान पर अमेरिका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 8वां, अब 22 में 10वां था, याद रखिएगा, ठीक है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान सिंगापुर 30वां है, पहला स्थान पे सिंगापुर है, ठीक है। बताइए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। हाल ही में जब 1 दिसंबर 2023 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? लेट कम्युनिटीज डेड, लेट कम्युनिटी लीड, ठीक है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। वेरी गुड। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं 24 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 7 जून को, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 8 सितंबर, 5 सितंबर, और अंतर्राष्ट्रीय 5 अक्टूबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं 21 मार्च को। योग दिवस मनाते हैं 21 जून को। 21 जून 2023 को जो योग दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? फॉर योगा, वसुधैव कुटुंबकम फॉर योगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। वेरी गुड। विश्व वन्य दिवस 3 मार्च को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, है ना, 28 फरवरी 2023 को मनाया गया। और 28 फरवरी ये किसके उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं? 28 फरवरी 1930 को सीवी रमन को प्रकाश की परिकीर्णन खोज के नोबेल प्राइज मिला था, इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को, है ना। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। इसी दिन क्या करते हैं कि गुलाब दिवस कहते हैं, कैंसर पीड़ित लोगों को क्या करते हैं? गुलाब देते हैं,
क्लोज द केयर गैप इसी का। हाँ, क्लोज द केयर गैप इसी का थीम है। बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। अब 12 अगस्त को ही विश्व राष्ट्रीय हाथी दिवस भी मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व शांति दिवस 20 शांति 21 सितंबर। ठीक ना। बताइए कि विश्व विरासत दिवस मनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को। विश्व समानता दिवस मनाते हैं 14 अप्रैल को। विश्व टीबी दिवस यानी विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं 24 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। ठीक है। विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं 31 मई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते हैं 21 मई को। ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को और राष्ट्रीय बालिका दिवस 13 फरवरी को। याद कर लीजिएगा। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को, है ना। तो ये थे वर्ष 2023 के महत्वपूर्ण दिवस और उनके थीम। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा कि योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम किस दिवस का थीम था? योग दिवस का थीम था। गेस कीजिएगा। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन किस दिवस का थीम है? पर्यावरण दिवस का थीम है। ऐसे ही पकड़ना है क्वेश्चन। बोले कि इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट किस दिवस का थीम था? पृथ्वी दिवस का थीम है। पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। वेरी गुड। हेरिटेज चेंजेस किस दिवस का थीम हो सकता है? विश्व विरासत दिवस हेरिटेज। हेल्थ फॉर ऑल किस दिवस का थीम था? स्वास्थ्य दिवस का थीम था। 7 अप्रैल को मनाते हैं। एक बताइए कि फॉरेस्ट एंड हेल्थ किस दिवस का थीम हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। कब मनाते हैं? 21 मार्च को। वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन तो नाम है जैसा कि वैक्सीन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाते हैं 16 मार्च को। एक और बताइए। रेडियो एंड स्पेस, रेडियो एंड पीस तो रेडियो दिवस को, है ना। विकसित युवा विकसित भारत युवा दिवस थीम युवा दिवस को। हाल ही में बीपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन। हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा को महत्ता को भूले किस दिवस का थीम था? विश्व हिंदी दिवस को मनाते हैं 10 जनवरी को। ठीक है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आप किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहिए, आपको निसंदेह कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। याद रखिए कि आप मेहनत से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, इसमें नो डाउट। अब बता रहे हैं आपको विभिन्न पत्रिकाओं द्वारा जारी किया गया कुछ वर्ड्स हैं। बताइए कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर ऑफ 2023 किसे घोषित किया गया है? कैम्ब्रिज से हेलुसिनेट को। हेलुसिनेट शब्द को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। कॉलिंस डिक्शनरी के हिसाब से एआई को। मीडियम वेबस्टर के हिसाब से ऑथेंटिक को। ठीक है। बताइए कि फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 में पहला का स्थान किसना है? विश्व में फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 में विश्व के टॉप अरबपतियों में पहला का स्थान बर्नार्ड अर्नल्ड एंड फैमिली को है। बताइए कि इसमें भारत का जो लोग शामिल है उनका क्या स्थान है, क्या नाम है? 9वां स्थान है। क्या नाम है? मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए कि वर्ष 2023 में विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थान में भारत का कौन सा स्थान शामिल है? 2 स्थान शामिल है। कौन कौन? लद्दाख, उसका स्थान क्या है? 31वां और मयूरभंज 32वां। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2023 के विश्व के 50 महानतम स्थान में भारत का 2 स्थान शामिल है। लद्दाख जिसका 31वां स्थान है और मयूरभंज जो 32वां स्थान है। मयूरभंज है उड़ीसा में है। ठीक है। बोले कि टाइम पत्रिका में शामिल होने वाले टाइम पत्रिका में शामिल सबसे प्रभावशाली भारतीय व्यक्ति कौन है? हाँ, शाहरुख खान। और एक और है फिल्म निर्देशक एस राजा मौली। याद रखिएगा। विश्व का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर किस देश ने विकसित किया है? अमेरिका में। क्या नाम है? फ्रंटियर कंप्यूटर। इसमें भारत का स्थान क्या है और क्या नाम है? 90वां है। 90 एरावत। ठीक ना। एक और है 163वां है परम सिद्धि। 201वां है प्रत्यूष। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि
परम सिद्धि का संबंध किससे है? तो भारत का सुपर कंप्यूटर है, सुपर फास्ट कंप्यूटर है। एरावत क्या है? ऑप्शन ए में हाथी है, भारत का सुपर कंप्यूटर है। बताइएगा कि 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारत के कितने कंपनियां शामिल हैं? तो भारत के कुल 3 कंपनियां शामिल हैं। 28वां स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 94वां स्थान पर है इंडियन ऑयल और 107वां पर है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बोलेगा ह्यूरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहला का स्थान बर्नार्ड अर्नोल्ड को है और 9वां स्थान मुकेश अंबानी को है। बताइएगा कि हाल ही वर्ष 2023 में आए तूफान और चक्रवात आया, ठीक है, आपको बताना है कि किस देश में आया था, कहां से उठा था। बताइए हाल ही में हामून चक्रवात आया, इसका नामकरण किसने किया? हामून का नामकरण ईरान ने किया। ईरान सबसे प्रभावित क्षेत्र रहा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। तेज चक्रवात आया था हाल ही में, तेज। तो ये जो उठा था दक्षिण पश्चिम अरब सागर से। एक है साओला चक्रवात, कहां से उठा था? दक्षिण चीन से उठा था। बिपरजॉय उठा था बंगाल की खाड़ी से, ठीक ना। सबसे प्रभावित जगह रहा, सबसे ज्यादा प्रभावित किया गुजरात के तट को। इल्सा चक्रवात आया था ऑस्ट्रेलिया से। मोचा म्यांमार और बांग्लादेश में बहुत क्षति पहुंचाया, इसका नामकरण किया था यमन, है ना। गैब्रियल चक्रवात न्यूजीलैंड का, ठीक है। ये सब याद रखना है, आपको बहुत ही काम देगा आने वाले एग्जाम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं वर्ष 2023 के चर्चित पुरस्कार के बारे में। तो बताइएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? बद्री नारायण को। कि उनका कृति क्या है, किसकी लिखे के लिए? उनके कविता का संग्रह का नाम है तुमड़ी के शब्द। तुमड़ी के शब्द को लिए हिंदी भाषा में बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से नवाजा गया। चलिए बताइएगा मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? अजीत आजाद को। उनकी कविता है पेन ड्राइव में पृथ्वी। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेन ड्राइव में पृथ्वी किसका लेखनी है? अजीत आजाद का। बताइए कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया? अनुराधा रॉय को। इनकी उपन्यास है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है। बताइए एकमात्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से अनीस अशफाक को। उनका उपन्यास है ख्वाब शराब। बताइए हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया? बिल्कुल सुनिएगा 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो 2022 के लिए दिया गया कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को। इससे पहले 56वां दिया गया था असमिया कवि नीलमणि फुक्कन को। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि दामोदर मौजो किस भाषा के कवि हैं? कोंकणी भाषा के लिए, जिनको ज्ञानपीठ 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। बताइए हाल ही में मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया जार्जी गोस्पोनिदोव को, जो कहां की है? बुल्गारिया की है। और ये जो 2023 वाला है, अब 2022 का मैन बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री, है ना, जिसका कृति है रेत की समाधि। और रेत की समाधि पहला हिंदी उपन्यास है जो मैन बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ। इसी को कहा गया रेत ऑफ की समाधि, आपका बोलेगा टॉम ऑफ सैंड, ठीक है। बताइए कि हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 में दिया गया, उसका क्रम क्या था? 32वां क्रम था। किसे दिया गया? शिव शंकरी। उनकी किस भाषा के लेखक हैं? तमिल भाषा के लेखक हैं। उनकी कृति क्या है? सूर्यवंशम। वेरी गुड। बोले हाल ही में व्यास सम्मान 2022 के लिए किसे दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को, जो हिंदी लेखन के लिए। उनके लेखन क्या नाम है? पागलखाना। पागलखाना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का व्यास सम्मान दिया गया। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 2022 का बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर माधव हरदा को। डॉक्टर माधव हरदा को। इनकी कृति क्या है? पंचरोम चोल पहर सखीरी, ठीक है। बताइए कि हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को दिया गया, जिसमें है भारतीय आर रवि कन्नन। आर रवि कन्नन क्या है? किस लिए? चिकित्सा के क्षेत्र में है। ये भारतीय है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, मेडिकल के क्षेत्र में दिया गया। और आर रवि कन्नन असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निर्देशक हैं।
ठीक है। एक है कोरबी रचन जो बांग्लादेश के हैं, शिक्षा और गरीबी के लिए दिया गया है इनको। मरियम कोरोनेल फेरेल है, फिलीपींस के हैं, युद्ध विवाद सुलझाने तथा शासन का विरोध करने के लिए दिया गया। फिर चौथी है लुजेनिया लिमोस जो तिमोर लेस्ते के निवासी हैं, कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए दिया गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बताइएगा कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है। इससे पहले मिला था 2022 वाला, माफ कीजिएगा, 2021 में जो गांधी शांति पुरस्कार मिला वो गीता प्रेस को मिला। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला था? शेख मुजीबुर रहमान को मिला था, बांग्लादेश का है। बोले कि हाल ही में यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? पक्का, जो जर्मनी के पूर्व चांसलर रह चुके हैं। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से किसे दिया गया है? दलाई लामा को, ठीक है। ये बहुत बढ़िया। बताइए कि हाल ही में हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के बारे में और पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखिए कि वर्ष 2022 में कुल कितने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरित किए गए? बोले 2022 में कुल कितने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण किए गए? तो 40 लोगों को। कितने लोगों को? 40 लोगों को। बोले कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसमें कितने लाख की रुपए पुरस्कार मिलता है? 25 लाख रुपए का। तो बताइए कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे नवाजा गया? शरद कमल अचंदा को। इसका संबंध किस खेल से है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी जो आएगा 1-2 क्वेश्चन पूछेगा खिलाड़ी और उसका खेल, ठीक है। जैसे शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से, ठीक है। शरद कमल अचंता है किस राज्य की खिलाड़ी है? तमिलनाडु के। वेरी गुड। हाल ही में अर्जुन अवार्ड उसकी पुरस्कार राशि कितना है? 15 लाख। अभी कितने 2022 में कुल कितने लोगों को मिला है? 25 खिलाड़ियों को मिला है। कितने खिलाड़ियों को? 25 खिलाड़ियों को, ठीक है। बताइए कि सीमा पुनिया का संबंध किससे है? सीमा एथलेट्स है, एथलीट डिस्कस थ्रो है, एथलीट्स है। बोले लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से। एच.एस. प्रणय का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। अमित पंघाल का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। निखत जरीन का संबंध किससे है? बॉक्सिंग। बताइए सुशीला देवी का संबंध किससे है? जूडो से है। साक्षी कुमारी का संबंध कबड्डी से है। साक्षी मल्लिक का संबंध कुश्ती से है। बताइए कि ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किससे है? शूटिंग से है। बताइए कि अंशु का संबंध किससे है? एक अंशु खिलाड़ी है जिसको हाल ही में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया, वो उसका भी कुश्ती से है, कुश्ती। पर एक परवीन है, परवीन का संबंध किससे है? वुशु से है ना। बताइए कि स्वप्निल संजय पाटिल का संबंध किससे है? स्वप्निल संजय पाटिल का संबंध पैरा स्विमिंग से है। बोले द्रोणाचार्य अवार्ड में लाइफ टाइम श्रेणी में कितना पैसा मिलता है? 15 लाख। और सामान्य श्रेणी में 10 लाख। तो लाइफ टाइम श्रेणी में कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया? 3 व्यक्तियों को। और सामान्य श्रेणी में 4 व्यक्तियों को, ठीक है। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2023 से। बताइए पहले बार पद्म पुरस्कार कब दिया गया था? 1954 में। 1954 में पहले व्यक्ति कौन थे? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। हाँ, पहले भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे। हाँ। तो बताइए 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? कुल पुरस्कार 106 था। तो उसमें पद्म विभूषण कितना? 6 को। पद्म भूषण कितना? 9 को। और पद्मश्री कितना? 51 को। जिनमें कितनी महिलाएं थी? 19 महिलाएं थी। कितने विदेशी थे? 2 विदेशी थे। और कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया? 7 लोगों को दिया गया। बाल कृष्ण दोषी को कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया? पद्म विभूषण। जो किस क्षेत्र से संबंधित है? वास्तुकला से संबंधित है। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? कला से है। कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण। बोलेगा दिलीप महालोविस चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से रहने वाले थे। मुलायम सिंह यादव का संबंध किससे है? लोक कार्य के लिए, जिसको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। हाँ, मरणोपरांत दिया गया। बताइए कि दीपक धर का संबंध किससे है? विज्ञान और इंजीनियरिंग से है। श्री सुधा मूर्ति का संबंध किससे है? समाज सेवा के लिए दिया गया कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण। और आनंद कुमार को कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री दिया गया। रविंद्र टंडन को पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। डॉक्टर सुकमा आचार्य को अध्यात्म जो हरियाणा के हैं उनको पद्मश्री दिया गया था। बन के